नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हाथरस केस से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम। तीसरी बार फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर सीबीआई की टीम मौजूद है। पीड़िता के परिवार से भी घटनास्थल पर अलग अलग पूछताछ हो रही है। घटनास्थल की सुरक्षा में लगी सीआरएफ सीबीआई की टीम एक बार फिर से कर रही क्राइम सीन रिक्रिएट। सीबीआई के अधिकारी सीमा पाहुजा कर रही है पूछताछ। सीमा पाहुजा इस केस को लीड कर रही हैं। हाथरस केस में सीबीआई की एक बार फिर से जांच पड़ताल जारी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम एक बार फिर से क्राइम सीन पर पहुंची और क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। परिवार से फिर पूछताछ हो रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों सीबीआई ने ऑनर किलिंग के मामले में भी पूछताछ परिवार के लोगों से की थी, जिसमें पीड़िता के भाई ने कहा कि अगर हमें अपनी बहन को मारना ही होता तो हम अपने घर पर ही मार देते, बाहर क्यों ले जाते। तो तीसरी बार फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर सीबीआई की टीम पहुंची है और सीन रिक्रिएशन फिर से हो रहा है। पीड़िता के परिवार से भी घटनास्थल पर अलग अलग पूछताछ हो रही है, यानी भाई, पिता, मां सभी से अलग अलग तौर पर पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी कई दफा इसी तरीके से सीन रिक्रिएट कर पूछताछ हो चुकी है। सीन रिक्रिएशन के साथ साथ अपने अस्थायी दफ्तर ले जाकर भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। शुभम गुप्ता मेरे सहयोगी हैं। शुभम, आज की इस पूछताछ का कोई खास मकसद? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज तीसरी बार ऐसा आया है सामने, जब तीसरी बार सीबीआई गांव में पहुंची और घटनास्थल का तीसरी बार जाके उसने वो किया है। आपको बता दें कि आज फिर सीबीआई की जो टीम है उसके साथ फोरेंसिक की टीम भी मौजूद है और जो टीम इंचार्ज सीमा पाहुजा है वह भी मौके पर है और परिवार के लोगों को बुलाया गया है और जो खेत है वहीं पर जो क्रिएटिव सीन है वो किया जा रहा है। एक पुलिसकर्मी को जो मृतका थी उसकी तरह लिटाया गया था और जो उसकी माँ है उसको भी बैठ के उससे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आज सीबीआई और मूड में और वह बिल्कुल तीसरी बार जांच कर रही है। अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट ने 25 तारीख को तक जो सीबीआई की अब तक की जांच रिपोर्ट है उसको सौंपने को कहा है। तो हो सकता है कि इसी में जांच में तेज पड़ताल करने के लिए सीबीआई आज यहाँ पहुंची है। शुभम, क्या जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले में ऑनर किलिंग का एंगल तलाश रही है? जी बिल्कुल, सीबीआई ने कल भी कल दो दिन पहले आपको बता दें कि सीबीआई ने जो जैसा मृतका के भाई ने बताया था कि सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी और जो ऑनर किलिंग का मामला था वह भी पूछताछ की थी। उससे ये भी पूछा गया था कि जो बात सामने आ रही है कि क्या आपने जो बता रहे लोग बात कि आपने अपनी बहन को मारा, तो उस पर मृतका के भाई ने बताया था कि हमने कहा था कि अगर हम अपनी बहन को मारते तो हम उसको हॉस्पिटल या वहां लेकर क्यों जाते, क्या कोई अपनी बहन को मारता है, ऐसा मृतका के भाई ने बताया था। जी, तो अभी कोई और अपडेट? अभी सीन क्रिएशन जो है वो चल रहा है, रिक्रिएशन? जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम लगभग 2 घंटे का समय हो गया है और जो टीम इंचार्ज सीमा पाहुजा और जो अन्य टीम के सदस्य हैं वे बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग मौके पर आ गए हैं और सभी से लगभग 2 घंटे से अलग अलग सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। कुशीनगर में किसानों को लेकर राजनीति फुल हो रही है। किसानों के मुद्दों को लेकर तहसील का घेराव हो रहा है। सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने घेराव किया। किसानों पर पराली जलाने को लेकर मुकदमे हो रहे, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव किया। गन्ना भुगतान न होने को लेकर योगी सरकार को पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने घेरा। जिले के हाटा तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। संवाददाता डीके यादव हमारे साथ हैं। डीके, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। फिलहाल प्रदर्शन लगातार जारी है और क्या कुछ रहा आज इस घेराव के दौरान में? जी देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह जो आज जिले के हाटा तहसील पे
लगभग सैकड़ों की संख्या में किसानों को लेके तहसील का घेराव किया है, जिसमें उनकी जो मुख्य मांगे थी ये थी कि किसानों को अन्याय परेशान किया जा रहा है, किसानों पे पराली जलाने के लेके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और दूसरा जो है किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है कि किसान भी परेशान है। और साथ ही मंत्री जी के साथ सैकड़ों किसान जाके और वहां घेराव किए और अपना विरोध प्रदर्शन किए। एक तरफ दूसरी बात अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। पराली जलाने वाली समस्या सबके लिए होती है, लेकिन फिर भी अगर पूर्व मंत्री जी का इस तरह से बर्ताव करना कहीं ना कहीं जो आम जनता के हित में नहीं है, और इसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता भी परेशान हो सकती है। जी, ये जो गन्ना भुगतान की बात की जा रही है, इन गन्ना भुगतान के आरोपों को लेकर कितनी सच्चाई है? जी देखिए, गन्ना अगर भुगतान की भी बात करें तो अभी कुछ परसेंट जैसे कुछ मिले हैं जनपद की जिनका जो किसानों का पेमेंट नहीं की है, लेकिन फिर भी लगभग 90% जो चीनी मिल का भुगतान है वो हो चुका है। तो इसको भी लेके कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक टूल दिया जा रहा है, और हमेशा जब भी जो है कि दूसरी सरकार रहती है तो मंत्री जी हमेशा इसी तरह का जो है कि धरना प्रदर्शन करना या फिर जो है कि सरकार विरोधी वो नारे लगाना या प्रदर्शन करना, ये सब चीजें उनके जो है कि वो करते ही रहते हैं मंत्री जी। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। किसान परेशान है या फिर राजनीति के शिकार हैं? क्योंकि देखिए अब चुनाव करीब है, 2022 की तैयारी इस वक्त जोर शोर से की जा रही है, और खुद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अब सड़कों पर उतर आए हैं, राधेश्याम सिंह, क्योंकि सरकार का घेराव कर रहे हैं, और सरकार घेराव करते हुए यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं समेत किसानों के साथ वो तहसील का घेराव करने के लिए पहुंचे। आरोप ये हैं कि जो गन्ना की भुगतान है वो अब तक हो नहीं पा रहा, गन्ने का भुगतान, और गन्ने का भुगतान ना होने के चलते इस वक्त किसान परेशान हो रहा है। कुशीनगर में किसानों को लेकर अब राजनीति फुल ऑन है। किसानों को लेकर राजनीति फुल ऑन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब तमाम नेता सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने तहसील का घेराव किया, सरकार को घेरा, जमकर कोसा, और कहा कि किसानों पर पराली जलाने को लेकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही, एलडी अधिकारी विहित पंकज कुमार ने आदेश दिया, खाली जमीन पर ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। एलडी इंजीनियर विहित प्राधिकारी को पेश की गई गलत रिपोर्ट, बिल्डर की बजाय पड़ोसी को 2 साल से नोटिस भेजा रहा है, नोटिस भेजकर पड़ोसी बिल्डर पर ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई। 2 साल से पीड़ित अपनी गुहार एलडीए तक पहुंचा रहा है, जिसके लिए वो एलडीए के चक्कर बार बार काट रहा है। एलडीए पर मानहानि का दावा करने कोर्ट पहुंचा है अब पीड़ित। हैरत की बात है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको मिल रहा है संरक्षण, और कुछ लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ हैं। अश्विनी, ये एलडी में भी कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हैं जो ऐसे बिल्डर माफियाओं को देते हैं संरक्षण और बाकी लोगों को करते हैं परेशान। अश्विनी, देखिए एलडी के कई घोटाले से पहले भी सामने आते रहे हैं, और अब एलडी अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ा। खाली जमीन पर ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। एलडी इंजीनियर विहित प्राधिकारी को पेश की गई गलत रिपोर्ट, बिल्डर के बजाय पड़ोसी को 2 साल से नोटिस भेजा जा रहा है, नोटिस भेजकर पड़ोसी बिल्डर पर ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई। 2 साल से पीड़ित एलडीए के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक उसके मामले पर कोई सुनवाई नहीं। अब एलडीए पर मानहानि का दावा करने कोर्ट पहुंच चुका है पीड़ित। तेरह दिसंबर के बाद तीसरा असलहा रखना होगा गैर कानूनी। 2 से ज्यादा शस्त्र रखने वालों को अब तीसरा असलहा रखना कानूनी जुर्म होगा, इसलिए उसको सरेंडर करना होगा तीसरा असला। तय समय में सरेंडर न करने वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब 2 शस्त्र रखने की ही अनुमति है। जिनके पास 2 से ज्यादा असला है उसको एक सरेंडर करना होगा। तय समय में सरेंडर नहीं किया तो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब 2 शस्त्र रखने की ही अनुमति होगी। अगर किसी के पास तीसरा शस्त्र पाया जाता है और उसने तय समय सीमा में सरेंडर किया उस शस्त्र का, तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी।
आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब 2 शस्त्र रखने की ही अनुमति। आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब 2 शस्त्र की ही अनुमति है। अगर 2 शस्त्र से ज्यादा किसी के पास भी रहते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ में। आलोक, जरा विस्तार से जानकारी चाहेंगे। आर्म्स एक्ट में संशोधन जो हुआ उसके मुताबिक अब 2 शस्त्र से ज्यादा रखने पर कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्म्स एक्ट में संशोधन किया था कि अब पूरे देश में सिर्फ 2 ही लाइसेंसी असलहे रख सकते हैं। लाइसेंस धारक तीसरा असलहा या उससे ज्यादा असलहा नहीं रख सकते हैं और इसकी मियाद बढ़ाई गई थी पहले, लेकिन अब ये फाइनली मियाद 13 दिसंबर तय कर दी गई। यानी 13 दिसंबर तक हर हाल में तीसरा असलहा, तीसरा शस्त्र जो है सरेंडर करना होगा, चाहे थाने में जमा करें या किसी आर्म्स डीलर की क्या जमा करें, लेकिन हर हाल में उसको सरेंडर करना होगा। और ऐसे लाइसेंस धारक जो अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर नहीं करेंगे उनके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उनके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयों की तैयारी है, क्योंकि लगातार जो है इस मियाद में छूट दी गई थी, लेकिन फाइनली ये मियाद 13 दिसंबर फिक्स कर दी गई। अब इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 13 दिसंबर के बाद किसी तरह की कोई छूट लाइसेंस धारक को नहीं मिलेगी। अगर उसके पास इसका असला पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया। मथुरा में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग से गैंगरेप हुआ। 3 लोगों पर नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं। नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। घरों में सफाई करने का कार्य करती है नाबालिग। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाईवे थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। लगभग 14 वर्ष की पीड़िता के पिता द्वारा थाना हाईवे पर आकर यह शिकायत दर्ज कराई गई कि कल 4 नवंबर को उसकी पुत्री प्रातः 10 बजे सफाई का कार्य करने के लिए घर से माहौली रोड जा रही थी, तो रास्ते में पड़ोस के रहने वाले नामित 2 अभियुक्त गणों ने उसको अपनी कार में लिफ्ट देकर बैठा लिया, जिससे वह पूर्व से परिचित थी। इस तदोपरांत उन्होंने अपने एक अन्य साथी को गाड़ी में रास्ते में बैठाया और पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ डालकर पिला दिया तथा उसके साथ दुराचार किया। इस सूचना पर थाना हाईवे पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाए। पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। हाईवे थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। एक नाबालिग के साथ में गैंगरेप किया गया। लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ गैंगरेप हुआ। 3 लोगों पर लगा है नाबालिग से गैंगरेप का आरोप। लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ गैंगरेप किया गया। नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। घर में सफाई करने का कार्य करती है नाबालिग। मिशन 2022 को लेकर शिवपाल यादव का बयान। सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी प्रसपा। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार विफल। बीजेपी के खिलाफ जनता परिवर्तन के मूड में है। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव। बीजेपी के खिलाफ जनता परिवर्तन के मूड में है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में। ब्रजेश, बीजेपी के खिलाफ जनता अब मूड में है।
शिवपाल के आजकल सुर बदले बदले से नजर आते हैं। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव से पहले अब जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके से नए राजनीतिक समीकरण जन्म ले रहे हैं, उसके मुताबिक अब सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा, जो कभी सपा से टूटकर ही शिवपाल यादव ने अलग राजनीतिक दल बनाया था, अब वो कहीं ना कहीं अपने सुर बदल रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी मालूम पड़ गया है कि अलग राजनीतिक दल बनाकर के उनकी अपनी प्रासंगिकता क्या रही। जब शुरुआती दौर में प्रसपा बनाई तब कहा गया कि बीजेपी को मदद करने के लिए ये पार्टी बनाई है ताकि सपा को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन ना ही बीजेपी ने उन्हें एक तरह से स्वीकार किया और ना ही समाजवादी पार्टी का वो कोई बहुत अहित कर सके। सबसे बड़ी बात यह कि प्रसपा का अपना कोई फायदा हुआ ही नहीं, अपना अस्तित्व तो कोई बना ही नहीं। ऐसे में अब उन्हें एक बात समझ में आ रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चलना शायद उनकी अपनी प्रासंगिकता के लिए भी बेहतर होगा, और यही वजह है कि अब शिवपाल यादव के सुर बदले हुए लग रहे हैं। वो बीजेपी के खिलाफ अब अपने सुर मजबूत कर रहे हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है वो कुछ मुलायम नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। ये जो मुलायम होना है उनका समाजवादी पार्टी के पक्ष में, ये कहीं ना कहीं बताता है कि 2022 के चुनाव में कुछ तो सुगबुगाहटें हैं जो चाचा भतीजी को करीब ला सकती हैं। क्या तमाम लोगों को आजमाकर देखने के बाद एक बार फिर से अखिलेश अपने चाचा की ओर कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई घटनाक्रम देखने को मिले जहां पर आप ये कह लीजिए कि दिल पसीजता सा नजर आया, चाहे मुलायम के साथ में दोनों की मौजूदगी रही हो। ऐसे कई अभी तक तस्वीरें रही जिसमें यह लगा कि शायद सपा और प्रसपा 2022 के चुनाव में साथ आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही सुगबुगाहट तेज होती है इस तरह की, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाया जाता है मानो चाचा भतीजे में फिर से बहुत दूरियां हैं। खैर, 2022 से पहले के समीकरण अब बनने शुरू हो चुके हैं। कौन किसके साथ जा सकता है, किसके जुमा क्या है, या फिर देखिए चुनाव से पहले, और अगर शिवपाल की और मुलायम सिंह यादव की बात करें तो राजनीति के गुण इनसे बेहतर कौन जानता है। अब ये जो पैतरा है, ये जो दाव है, इसका क्या मतलब है, ये समझने वाले बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानते हैं। तो क्या अब एक बार फिर से शिवपाल के मन में अखिलेश के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और क्या अखिलेश के मन में भी चाचा के प्रति उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर है? प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अब इन दिनों बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं, और अब मिशन 2022 को लेकर शिवपाल यादव कहते हैं कि जनता का मोह भंग हो चुका है बीजेपी से। सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी प्रसपा, ये बड़ी बात भी कही गई। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार विफल रही, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी प्रसपा। पिछले चुनाव में लोकसभा के समाजवादी पार्टी के वोट काटने में सबसे बड़ी भूमिका प्रसपा की रही, और इस बार प्रसपा और सपा साथ चुनाव लड़ेंगे। खबर गाजियाबाद से, प्रदूषण फैला रहे फैक्ट्रीज पर कार्रवाई होगी। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज पर एक्शन में प्रशासन। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पहुंचे उप जिलाधिकारी खालिद के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो अब जो भी फैक्ट्रीज प्रदूषण फैला रही हैं, ऐसी फैक्ट्रीज के खिलाफ में कार्रवाई स्वरूप उन फैक्ट्रीज का ध्वस्तीकरण होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है उपजिलाधिकारी की मौजूदगी में। उपजिलाधिकारी खालिद के साथ के अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहे, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो कई दफा जो लोग हैं वो आक्रमण भी कर देते हैं, और ऐसे कई तस्वीरें सामने आती रही हैं जब अधिकारियों के ऊपर और जो भी ये कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं उनके ऊपर इस तरह के हमले हो जाते हैं। तो उस दौरान में पूरी टीम के साथ में ही कोई भी अधिकारी पहुंचता है, और यहाँ पर भी प्रदूषण फैलाने वाली जो फैक्ट्रीज है उन पर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है और वो उस लेवल पर जा चुका है जहां पर होता है अति खतरा। तो अब अति खतरे वाली कंडीशन में पहुंच चुका है AQI, और दिवाली के आसपास के दिनों में आमतौर पर कम से कम 2 महीने ऐसे होते हैं दम घोटने वाले होते हैं, और ये दम घोटू हवा, ये जो अब स्मॉग है, उन लोगों के लिए जी का जंजाल बनना शुरू हो चुका है। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ स्मॉग ने कर दिया परेशान। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।